हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं और हमने ऑलरेडी इस पर लेक्चर अपलोड किया है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नया आया है तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी वाले लेक्चर्स को भी देख सकता है और साथ साथ प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी उन लेक्चर्स को देख सकते हो। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि बार बार यार के MCQ लेके आओ, MCQ लेके आओ। कि भाई ऐसा है कि MCQ अभी इतना ज़्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं है और अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा रह रहा है। और अगर MCQ मैं अभी से लाना शुरू कर दूंगा तो क्या पता फिर सिलेबस भी कवर ना हो पाए। तो अभी पहले कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए, उसके बाद MCQ की भी सीरीज़ लाएंगे। और अगर आपने MCQ करने ही हैं तो मैं हमारा जो इंस्टाग्राम जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पर रहने वाला है। प्रीवियस क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले कुछ स्टैटिक्स पोर्शन रहता है इसका, उसको आप समझ लो। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से मिलके बना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, ब्लड से मिलकर होता है और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, हार्ट की बात की जाए, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। हार्ट को क्या कहते हैं जी? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। एक मिनट, हार्ट को हार्ट को क्या कहते हैं जी? हार्ट को कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, और उसके बाद हार्ट का साइज कितना रहता है जी? हार्ट का साइज रहता है जितनी आपकी मुट्ठी का साइज रहता है, जितनी आपकी फिस्ट का साइज रहता है, उतना ही साइज हार्ट का रहता है। ठीक है, उसके बाद वेट इसका कितना रहता है जी? वेट इसका 280 से लेकर 340 ग्राम मेंस के अंदर रहता है। जो आदमी होते हैं उनके अंदर 280 से लेकर 3 से 40 ग्राम का वेट रहता है, और जो वीमेन होती हैं उनके अंदर 230 से लेकर 280 ग्राम तक वेट रहता है। अब हार्ट जो हमारा है, हार्ट तो हमारा एक मेन ऑर्गन है, इसको ऐसे खुले में तो छोड़ नहीं सकते थे। तो इसके ऊपर क्या रहती है जी? इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है जिसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। ठीक है, और हमारे हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है, आउटर कवरिंग, उसका क्या नाम है जी? पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को हो। और उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड रहता है जिसका नाम होता है जी पेरिकार्डियल फ्लूइड। सबसे पहले मेम्ब्रेन आएगी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आएगी, उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा और उसके बीच में हमारा हार्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, हमारे हार्ट की भी आगे फर्दर 3 लेयर हैं। जो हमारा हार्ट है, ये वाला जो आपको थोड़ा सा हार्ट दिख रहा होगा, बाद में इसको आराम से पढ़ेंगे हम। इसके आगे फर्दर अगर आप इसको काटोगे तो इसके आगे 3 लेयर्स आती हैं। सबसे पहले एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, देन उसके बाद एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर इसके आगे आती हैं। और ये कौन से मसल का बन का होता है जी? ये कार्डिक मसल का बना हुआ होता है। कौन? हार्ट हमारा कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात की जाए, ह्यूमंस की बात की जाए, बर्ड्स की बात की जाए, मैमल्स की बात की जाए, इनके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स मतलब जो इनका हार्ट रहता है, इनके हार्ट के 4-4 कमरे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और 4 चेम्बर, ऐसे जो ह्यूमन हो गए, उसके बाद बर्ड्स हो गए, देन उसके बाद मैमल्स वगैरह हो गए, उनके अंदर कितने रहते हैं जी? 4 चेम्बर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिश की अगर बात की जाए, फिश की अगर यहाँ पे बात की जाए, फिश के अंदर 2 चेम्बर रहते हैं और इसका सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम रहता है। ह्यूमन बॉडी में मैमल का डबल सर्कुलेशन सिस्टम रहता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप समझ लो, ऐसे याद रख लो कि जो ह्यूमन बॉड्स और मैमल की बात की जाए, इनके 4 चैम्बर रहते हैं हार्ट के और इनके डबल सर्कुलेशन सिस्टम रहता है। फिश की बात की जाए, 2 चैम्बर रहते हैं और इसका सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम रहता है। उसके बाद एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स वगैरह की बात की जाए, इनके 3 चैम्बर रहते हैं और इनके अंदर भी डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स की बात की जाए, अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स की अगर यहाँ पे बात की जाए, ब्लड वेसल्स आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड रहती हैं। सबसे पहले आर्टरीज आ गई, उसके बाद वेन्स आ गई, आर्टरीज आ गई, उसके बाद वेन्स आ गई और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज आ गई। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आ गई। ठीक है, आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरीज। अब आगे देखो जी, आर्टरीज का क्या काम रहता है जी? सबसे पहले आर्टरीज ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, ये थोड़ी मोटी रहती हैं, इनकी वॉल जो है वो थोड़ी मोटी रहती है। और ये क्या करती हैं जी? ये क्या करती हैं जी? ये ऑक्सीजन
जो ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, जो हमारा प्योर ब्लड रहता है, उसको क्या करती हैं ये बाकी पूरे वाले पार्ट्स में लेके जाती हैं ब्लड से। क्या करती हैं जी, ये हार्ट, सॉरी, ये हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में, अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें क्या लेके जाती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड लेके जाती हैं। और एक ऐसी आर्टरी रहती है जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, उसका नाम होता है जी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। बाकी वाली जितनी भी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं, वो हार्ट से बाकी वाले बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। और एक पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से लंग्स में लेके जाती है। ये हम आगे ये डायग्राम में समझेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आर्टरीज की बात की जाए, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो रहता है, जब ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में फ्लो करता है, और उसके बाद काफ़ी हायर स्पीड में ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के अंदर। और आर्टरीज जो हैं ये डीप सीटेड इन द बॉडी रहती हैं, यानी कि ये बॉडी में बीच में रहती हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं ये नसें वगैरह, ये क्या रहती हैं, ये वेन्स रहती हैं, ये आर्टरीज नहीं होती। आर्टरीज जो हैं वो आपकी बॉडी के बीच में रहती हैं, ऐसे सामने दिखाई नहीं देती। ठीक है। उसके बाद जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी रहती है, सबसे बड़ी जो हमारी आर्टरी रहती है, उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है अरोटा। उसका नाम क्या है जी, अरोटा नाम है उसका। ठीक है। आपको आर्टरीज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब वेन्स का क्या क्या काम रहता है। वेन्स की थोड़ी जो वाल होती है वो थोड़ी थिन रहती है, थोड़ी पतली रहती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। अगर वहाँ पे इसकी वॉल पतली रहेगी तो वो ब्लास्ट भी कर सकती है, इसलिए उसकी वॉल थोड़ी थिक रहती है। और यहाँ पे वेन्स की जो बात की जाए, इसकी वॉल थोड़ी थिन रहती है। और ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है, बाकी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ लेके आती है। और इसके बीच में वॉल्स होती हैं जो क्या करती है, जो प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड बैक में फ्लो ना कर जाए, वो आगे फ्लो करता रहे। वॉल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ऐसा समझ के चलो कि इसके बीच में वॉल्स रहती हैं जो क्या प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड जो है वो बैक में फ्लो ना करे। ठीक है। और जितनी भी यहाँ पे वेन्स रहती हैं वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और एक ऐसी यहाँ पे वेन रहती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लेके जाती है। एक ऐसी पल्मोनरी वेन रहती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाती है। और जो हमारे सबसे लार्जेस्ट वेन है उसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। और इसका थोड़ा फ्लो कम रहता है, वो उतनी हाई प्रेशर या हाई स्पीड के साथ फ्लो नहीं करता, क्योंकि इसमें जो ब्लड रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और वो आराम से आपके हार्ट की तरफ ये लेकर जाती हैं। और जब आपको डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं वो भी आपके वेन्स में ही इंजेक्शन लगते हैं, आपकी आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं लगते, आपकी वेन्स में इंजेक्शन लगते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंजेक्शन आपको कौन सी ब्लड वेसल्स में लगता है, तो आपने क्या टिक करना है जी, वेन्स में हमें क्या लगता है जी, इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है। कैपिलरीज की बात कीजिए, कैपिलरीज का क्या काम रहता है जी, ये इनका भी काफ़ी थिनेस्ट ब्लड वेसल रहती हैं, ये भी काफ़ी थिनेस्ट रहती हैं, ये काफ़ी पतली रहती हैं। और ये कनेक्ट करती हैं, ये काफ़ी छोटी छोटी रहती हैं, और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ। ये क्या करती हैं, आर्टरीज को वेन के साथ कनेक्ट करती हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेज होंगी, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गए, उनका ये एक्सचेंज वगैरह करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझो यहाँ पे आप आराम से समझना, हमने क्या पढ़ा, हमारे ब्लड में कितने वेसल्स हैं जी, सॉरी कितने चैम्बर हैं जी, हमारे ब्लड में 4 चैम्बर हैं। एक चैम्बर ये वाला हो गया, एक चैम्बर ये वाला हो गया, एक चैम्बर ये वाला हो गया, और एक चैम्बर ये वाला हो गया। हमारे ब्लड में कितने चैम्बर है जी, 4 चैम्बर हैं। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हमारे जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। सबसे पहले वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आती हैं, राइट आर्टरी में लेके आती हैं। कहाँ पे लेके आती हैं जी, राइट आर्टरी में लेके आती हैं। फिर राइट आर्टरी से वही ब्लड कहाँ जाता है, वही ब्लड नीचे वाला जो आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल रहता है, इसको राइट ऑरिकल कहते हैं, या राइट ऑर्ट्रियम कहते हैं, और इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और इसको भी लेफ्ट ऑरिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल कहते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे ब्लड आ गया था जी हमारा, कहाँ तक ब्लड पहुँचा था हमारा, हमारा ब्लड पहुँच गया था जी, 1 मिनट, हमारा ब्लड पहुँच गया था राइट
राइट वेंट्रिकल में यहाँ तक हमारा ब्लड पहुँच गया था। अब यहाँ से क्या होता है जी, पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे आई होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। मैंने नीचे डायग्राम बनाई हुई है, उसको आप जब उससे समझिएगा तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। आप अभी सिर्फ ऐसा समझ के चलो, यहाँ से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज आई होती हैं, वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेंस जो है प्योर ब्लड को लेके आती हैं लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से ब्लड जाता है जी अरोटा में, और अरोटा से फिर आगे आपकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। यहाँ पे कौन सी चीज़ है समझने के लिए, आप यहाँ पे अगर देखोगे ये राइट ऑरिकल में या राइट ऑट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही होगी, इसका यही काम रहता है कि जो इम्प्योर ब्लड आता है वो वापस ना जाए, वो नीचे ही है और यहाँ से आगे फ्लो करे, वापस ना जाए। और इस वॉल को क्या कहते हैं जी, इस वॉल को कहते हैं ट्राइकोस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल ये पाई जाती है, इसको कहते हैं जी मैटरनल वॉल, या इसको बाइकोस्पिड वॉल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल पाई जाती है उसको कहते हैं जी ट्राइकोस्पिड वॉल, और यहाँ पर जो वॉल पाई जाती है उसको कहते हैं मैटरनल वॉल या बाइकोस्पिड वॉल। ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल की बात की जाए, इनका थोड़ा थिन रहता है और लेस मस्कुलर रहता है। और जो नीचे वाला पोर्शन है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थिक मोटा रहता है और ज़्यादा मस्कुलर रहता है। ठीक है, अब हमारा हार्ट जो है उसके बीच में जो राइट ऑरिकल में एक ऐसे नोड होता है, एक ऐसे नोड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, नेचुरल पेस मेकर भी इसको कहते हैं। आप इसे लिख लेना। ठीक है, इसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। अब इसका क्या काम रहता है हार्ट के अंदर, कैसे समझाऊँ मैं आपको। जैसे जैसे आप अपने घर में कभी कभी मोटर का इस्तेमाल करते हो, जिससे आप पानी को काफ़ी हाइट तक, अगर आपको हाइट तक पानी को पहुंचाना हो तो आप मोटर का इस्तेमाल करते हो। और हार्ट का भी काम वही रहता है। यहाँ पे क्या है जी, आपने यहाँ पे अगर मोटर की आपके घर में मोटर है और आपने बोर्ड में जाके उसकी स्विच लगा दिया, जब तक आप बटन को ऑन नहीं करोगे तो करंट पास नहीं होगा, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। यही काम रहता है यहाँ पे एसए नोड का भी। ठीक है, जब तक एसए नोड आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका आगे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी, आगे आपका ब्लड नहीं चलेगा। यही काम एसए नोड का भी रहता है। और एसए नोड अगर आपका ख़राब हो जाता है तो इसके लिए एक पेस मेकर नाम की चीज़ रहती है, वो आपके हार्ट में डालना पड़ता है। इसको निकाल के फिर वो आपका हार्ट आके काम करना शुरू करता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ब्लड का असल में फंडा क्या रहता है। हमने क्या पढ़ा, वेंस इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, कहाँ पे लेके जाती हैं जी, वेंस इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से वही इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल, मैंने आपको बोला कि वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आई होती हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स में लेके जाती हैं। फिर लंग्स में ब्लड हमारा प्यूरीफाई होता है। हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस में जब हमने पढ़ा था लंग्स में कैसा वहाँ पे आरबीसी वगैरह होते हैं, उसके बाद एल्वुलाई में वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह आई होती हैं, कैसे वहाँ पे ब्लड कैसे प्यूरीफाई होता है, वो हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया था पहले। वहाँ पे ब्लड प्यूरीफाई होता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर वो पल्मोनरी वेंस वहाँ से लेकर आती हैं राइट और लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। फिर वहाँ से अरोटा में जाता है। फिर अरोटा से कैपिलरीज के थ्रू आगे बाकी वाले बॉडी पार्ट्स में जाता है। और जब वो ब्लड बॉडी पार्ट, जब उसको बॉडी यूज़ कर लेती है, जब उसमें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाता है, उसको दोबारा से फिर वो वेंस लेकर राइट आर्टरी कॉल में लेके आ जाती हैं। ऐसे फंडा के चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में एस ए नोड को आप देख लो, ये एस ए नोड रहता है आपके हार्ट में, जिसको नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, और इसके बगैर आपका हार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, इतना आप मान के चलो। उसके बाद अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा ब्लड आपका, जब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो भी चीज़ उसके अंदर में रहती है वो सभी बाहर चली जाती है। जब वो रिलैक्स करती है तो
दोबारा से उसके अंदर वो चीज़ ऐड हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको क्या कहते हैं, जब वो वहाँ से प्रेशर जो रिलीज़ होगा उसको कहते हैं जी सिस्टोलिक प्रेशर। और ये कितना रहता है जी, ये 120 एम बाई मरकरी एच जी। आप ऐसे समझ के चलो, ये 120 mm का इसका प्रेशर रहता है। और जब वो रिलैक्स करता है तो उसका प्रेशर 80 mmg अपॉन एच जी रहता है। यानी कि ये क्या होता है कि अगर मरकरी को उस टाइम आप इसके ऊपर रखोगे तो ये उसको 120 mm तक ये क्या करेगा, उस पर प्रेशर डालेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी, जो आपका हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं जी, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब वो रिलैक्स करता है तो जो प्रेशर रिलीज वहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं जी, डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसी चीज़ को अगर आपने कभी सुना भी होगा कि 120/80 नॉर्मल बीपी रहता है, तो वो यही रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर अगर आपका कभी बीपी हाई हो जाता है, अगर आपका बीपी हाई हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं जी, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं जी, हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी हाई, हाई मतलब हाइपर, ज़्यादा हो गया, बीपी हाई मतलब हाइपरटेंशन, और बीपी लो हाइपोटेंशन। ठीक है। और जिस चीज़ से इसको मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जी, स्फैग्मो स्फैग्मोमोनोमीटर उसका नाम है जी, स्फैग्मोमोनोमीटर उसका नाम है। ठीक है। और जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट की साउंड कैसी रहती है? ज़्यादातर तो आपने गानों वगैरह में यही सुना होगा कि दिल धक 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 करने लगा, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन धक धक नहीं करता दिल, दिल लब और डब करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आपकी आवाज़ यहाँ पे हार्ट से कैसे आती है, लब। और जब रिलैक्स होता है तब आवाज़ डब आती है, लब डब इसकी आवाज़ रहती है। जब भी बीट करता है तो इसकी आवाज़ लब डब रहती है, धक 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 नहीं रहती। लब डब इसकी, लब और डब इसकी आवाज़ रहती है। और ये 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर नॉर्मल यहाँ पे इसकी बीट्स कितनी रहती हैं, 72 बीट पर मिनट। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एस ए नोड की, और इसको पेस मेकर भी कहते हैं। और आपने मूवी में देखा होगा कि जब कोई भी पेशेंट सीरियस रहता है तो उसकी साइड पे एक मॉनिटर सा लगा रहता है, और उसमें ऐसी ऐसी लाइंस चल रही होती हैं, वही जो करंट वाली लाइंस हैं वो इसी ऐसे नोड की वजह से पता चलती हैं। और उन लाइन को, उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा उन सिग्नल्स को देखा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा उन करंट सिग्नल्स को देखा जाता है। ठीक है। उनको, वो करंट सिग्नल्स रहते हैं और उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा देखा जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद एक बीट जो है वो 70 ml ब्लड को पंप करती है। जब आपका हार्ट एक बार बीट करता है तो वो 70 ml ब्लड को पंप करता है। और उसके बाद अगर पूरे दिन की बात की जाए तो आपका हार्ट 7.5 लीटर पर डे ब्लड को पंप करता है। आई होप कि आपको ये सभी कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। अगर मुझसे कोई भी चीज़ यहाँ पर छूट गई है, मैंने कुछ स्किप कर दिया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर लेना। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।